नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम से रिलेटेड सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान वाला जो सिलेबस दिया गया था उसमें हमने आपको पहला टॉपिक दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग, दूसरा टॉपिक गति का थ्योरी वाला पार्ट हमने कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी प्रश्न गति से रिलेटेड होंगे। इसी तरह हम हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे विज्ञान से। आपको पता होगा कि प्राइमरी सुपर टेट में 10 नंबर का क्वेश्चन जो है विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो उस 10 नंबर में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से जो आपको वीडियो मिल रही है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम पर चले जाइए, एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री में ये सब चीज़ें जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नोट्स फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। गति का थ्योरी वाला पार्ट हमने कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं प्रश्न। इससे रिलेटेड जितने प्रश्न यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में दिया गया है उन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। किस चीज को उसके पहिए दर्शाएंगे वो आपको बताना है। नियत चाल से चल रही है, किसको दर्शाएंगे? तो एक चीज तो वो तो वृत्ति करेंगे, वृत्ति गति करेंगे, और उसके बाद उसमें क्या होता है तो स्थानांतरित गति भी होती है। ठीक है ना? तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पहला का हमारा सी वाला विकल्प। वृत्त की तरह घूमेंगे और स्थानांतरित गति भी करेंगे, मतलब स्थान भी चेंज करेंगे। तो सी वाला पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए वृत्ति और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करना वृत्ति गति और सीधी सड़क पर नियत चाल से गमन करना यह स्थानांतरित गति को दर्शाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। तो पिंड गति कर रहा है। क्या गति कर रहा है वो आपको बताना है। समय के अनुक्रमानुपाती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा जब कोई वृत्ताकार पिंड की बात हो रही है। पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तब। प्रश्न नंबर दूसरा का विकल्प हमारा वो किस चीज को, अभी हमने ऊपर बात किया ना, नियत उसकी चाल होगी। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा दूसरा का। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बट समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। जैसे यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, पूछा है इसमें कि पिंड गति कर रहा है तो दूरी तय की गई दूरी ही तो आपको बताना है। तो दूरी बराबर समय गुणे चाल, वही है। समान वेग यानी कि नियत चाल से चलने पर त्वरण का मान 0 होता है तथा पिंड पर कोई बल नहीं लगता तथा दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है। समान त्वरण में वेग होता है जिसको हम समीकरण के आधार पर, दूसरे के आधार पर, द्वितीय नियम के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। यस बराबर ut + 1/2 AT²। वृत्ताकार पथ पर गति द्वारा गतिशील कण द्वारा कोणीय विस्थापन जो होगा ये हो जाता है। बाकी थीटा बराबर ω/t + 1/2 अल्फा t² होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है। सबको पता होगा किस में होती है, तृतीय नियम में होती है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जैसे बंदूक को छोड़ना, नाव पर से कूदना, उसके बाद रॉकेट का उड़ना, ये सब तृतीय नियम के उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूटन द्वारा दिए गए तीनों नियमों में से तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है, जिसके अनुसार किसी क्रिया के परिणाम विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं।
तो देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। जैसे हमने थ्योरी में बताया था कि न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बल की परिभाषा जो है न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है, बल की माप जो है न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। ये भी दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब प्रथम नियम से कुछ उदाहरण, जैसे क्या हो जाता है कि वो ट्रेन से कूदना एक हो जाता है उदाहरण न्यूटन के प्रथम नियम से रिलेटेड। और न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जैसे बस का एकाएक चलने पर सवारी का पीछे की तरफ झुकना, वो न्यूटन के प्रथम नियम। उसके बाद घुड़सवार का एकाएक रुक जाना, उसके साथ आप आगे गिर जाते हैं, घुड़सवार आगे गिर जाता है, तो वो भी प्रथम नियम का ही उदाहरण है। जब आप कारपेट को छड़ से पीटते हैं तो उसमें जो कण होते हैं वो जड़त्व स्थिति में होते हैं, जब पीटते हैं तो वो गति स्थिति में हो जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, जड़त्व का प्रथम नियम। प्रथम नियम में यही ना बताया गया कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी, या गति अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जबकि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। उसके बाद द्वितीय नियम से अगर हम बात करें तो पक्के फर्श पर गिरना कच्चे फर्श की अपेक्षा ज़्यादा चोट लगती है, ये चीज़ें है द्वितीय नियम से। क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो उसको अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है ताकि जो गेंद की गति है उसको कम किया जाए, तो ये द्वितीय नियम का ही उदाहरण है। तृतीय नियम की तो बात ही आपको बता दिया हूँ। प्रश्न नंबर 4 है, 36 से कितने कोण पर एक क्रिकेटर गेंद को मारा जाए कि वह मैदान का अधिकतम दूरी तय करे। देखिए इसी की मैंने थ्योरी वाले में बात बताया था कि थ्योरी वाले में अधिकतम दूरी तय करने की बात कर रहा है तो 45 डिग्री, अधिकतम ऊंचाई की बात करेगा तो 90 डिग्री से 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, तो विकल्प हमारा सी वाला चौथा का सही हो जाएगा। थ्योरी वाले में हमने बताया था, देखिए यहाँ पर परास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा स्मॉल जी होता है। तो थीटा 45 कोण रहेगा और 45 अंश का मान जो है 1 होता है, साइन 45 अंश का मान 1 होता है। अधिकतम दूरी के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिए इनका 45 अंश का अधिकतम दूरी, अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 अंश का, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण 0 हो तो उसकी गति को क्या कहते हैं। जब उसका त्वरण 0 हो तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहते हैं, उसकी गति को क्या कहते हैं। त्वरण जब 0 हो तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति भी नहीं हो जाएगा, स्थिर गति भी तो हो ही नहीं सकता, तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प ही सही रहेगा, क्योंकि विकल्प हमें मिल ही नहीं रहा है। डी वाला विकल्प इसका 5वां का सही होगा। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण 0 हो तो उस गति को कहते हैं, उस गति को क्या कहते हैं, थ्योरी में देखते हैं। एक समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है, उसमें त्वरण 0 होता है, जबकि त्वरण गति असमान गति कहलाती है। मतलब त्वरण का मतलब होता है क्या है कि समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उसके गति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। थ्योरी वाले बात में मैंने बताया था कि कोई भी वस्तु है अगर उसके वेग का मतलब जो गति है उसमें अगर समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ त्वरण तो 0 है, तो त्वरण 0 हो जाता है तो उसको हम वेग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। उसमें पिंड का वेग या तो निरंतर बढ़ता है या घटता है, त्वरण में उसमें समान त्वरित वेग कहते हैं, समान त्वरित वेग उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जब 0 रहेगा तो उसको वेग कहेंगे, इसमें से कोई विकल्प नहीं होगा तो सही हो जाएगा। एक समान वृत्त गति में अचर होता है, अचर क्या होता है, चाल अचर होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चाल जो है अचर होती है, ये परिभाषा कई बार पूछा गया है, मुझे तो आसमानी याद है, ये ध्यान रखिएगा। ए वाला विकल्प जो है सही होगा, चाल अचर होती है, ए वाला विकल्प 6वां का सही हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल अपरिवर्तित रहती है जबकि वेग परिवर्तित होता है, तो क्योंकि उसकी दिशा बदलती रहती है, तो इस तरह से चर जो है वेग हो जाएगा और अचर जो है चाल हो जाता है, ध्यान रखिएगा, चाल अचर हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही है मतलब त्वरण एकदम 0 हो गया भैया, सीधी बात।
प्रारंभिक वेग भी शून्य माना जाएगा इसका, ध्यान रखिए। तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा, जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा वो आपको बताना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड पर स्क्वायर दिया गया है, ये मान भी रखना पड़ेगा। तो किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो तृतीय सूत्र का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। जैसे गति के तृतीय समीकरण में देखिए, जो अंतिम वेग है स्क्वायर और प्रारंभिक वेग स्क्वायर। अब प्रारंभिक वेग जो आ रहा है तो वो शून्य हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रारंभिक वेग हमारा शून्य है। तो देखिए ये जब हमारा शून्य हो जाएगा तो इसको हम शून्य मान लिए तो पूरा हट जाएगा, उसी को जब हट जाएगा तो v स्क्वायर बराबर 2g(h) हो जाएगा। तो अब ये स्क्वायर जो इधर करेंगे तो ये कणी में मान हो जाता है। देखिए यहाँ पर कणी में मान दे दिया गया है, उसी को कणी में मान। अब आपको पता है कि g का मान हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड पर स्क्वायर दिया था। अभी ऊपर मैंने बताया था कि इसका मान दिया है, वही मान जो है यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर ये लिखा भी गया है, वही मान यहाँ पर रखकर इसका गुणा किया गया है और ये जो है अंतिम वेग का जो है मान जो है हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो इस तरह से कणी में 20 मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा। और उत्तर में देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। सब पे माइनस दिया है तो हमारा यही सही होगा, -1। अब -1 क्यों होगा, तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड बाटा में दिया है तो इसको आप मीटर.s पर -1 लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा दिया है तो ऐसे ही विकल्प को डी मार दिया जाता है। चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यदि m द्रव्यमान का एक फोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा वो आपको बताना है। क्या होगा, तो वो अपरिवर्तित होगा। द्रव्यमान का मतलब उसका आकार जो हो जाता है। मान लीजिए कि एगो इतनी चूंकि ढेला है, एगो इतना बड़ा ढेला है, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान में अंतर है। वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई प्रकाश का वेग द्रव्यमान, मान लीजिए कि कोई द्रव्यमान है और वो प्रकाश के वेग के समान साथ गति कर रहा है, तो उसके द्रव्यमान में क्या चेंज आएगा, कुछ ही चेंज नहीं आएगा, वहीं अपरिवर्तित रहेगा। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 8 का ये वाला विकल्प। यदि किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, देखिए वही बात कहा है कि सभी स्थितियों में समान होता है, केवल भार में परिवर्तन हो सकता है, बदल सकता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो फोटॉन का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न नंबर 9, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, तो 4.76 सेमी प्रति सेकेंड होती है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, सेमी प्रति सेकेंड दिया गया है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। MKS पद्धति का ये मात्रक हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेमी दिया गया है ना, अगर यहीं पर मीटर दिया रहता ना तो वो SI पद्धति का मात्रक हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प 9 का सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेमी प्रति सेकेंड होती है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी दिख गया। निम्नलिखित में से ध्वनि की गति सबसे तेज होगी, किस में होगी ध्वनि की गति सबसे तेज होगी। देखिए, एक होता है ठोस, उसके बाद होता है द्रव और उसके बाद होता है गैस। पदार्थ की 3 ही अवस्था होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद सबसे ज़्यादा द्रव में, उसके बाद गैस में। तो कौन ठोस इसमें है, लोहा है, तो बी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। गैस के सापेक्ष द्रव में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोस में सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है। प्रत्यास्थता का मतलब उसके कण पास पास होते हैं, समझ रहे हैं ना, वही चीज़ बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा चाल किसमें होगी, ठोस में होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जैसे निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर प्रति सेकंड गति ही नहीं कर सकती, समझ सकते हैं ना, निर्वात में ये गति ही नहीं कर सकती ध्वनि की चाल, तो 0 हो जाता है। पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, 0 होता है, उसमें गति ही नहीं कर सकती। वायु में ध्वनि की चाल, ये भी ध्यान रखिएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सेकेंड में आपको बताना है, सेकेंड में आपको बताना है।
तो सेकेंड में कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ये तो आपको पता है। अब 8 मिनट को सेकेंड में चेंज करिए, सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारा विकल्प जो है कौन सा सही हो जाएगा, 500 सेकेंड आ जाएगा। 500 होगा ना 8 मिनट में, तो 8 गुणे 6, 8 छक 60, तो 8 छक 48, 480 और 20 सेकेंड, तो 500 ही ना होगा। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगर पूछ दे कि चंद्रमा का प्रकाश कितने सेकंड में, तो 1 मिनट 20 सेकंड में वो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास ही है, उपग्रह है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सूर्य तारा है, दूरी है, तो उसका समय लगता है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक तारों में से सामान्य तारा है, जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 1496 किलोमीटर लगभग होता है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड समय लगता है। 499 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड हो जाएगा। अब 12 प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में मिनट में पूछ दिया, तो डी वाला सी वाला विकल्प अभी हमने बताया 8 मिनट 20 सेकेंड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 13, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आर्किमिडीज। 13 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इनका सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु अगर पानी में आप डालते हैं तो उसका 90% भार कम हो जाता है, क्योंकि पानी के द्वारा भी प्रेशर लगाया जाता है इस वजह से। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में वह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब मान लीजिए इतना बड़ा हमारा पत्थर है और इसको पानी में डालेंगे तो इतना तो क्षेत्रफल ये छेकेगा, तो इतने क्षेत्र की पानी जो हो हटाएगा, और जब वो पानी इतने क्षेत्र के हटाएगा तो इतने क्षेत्र की जो पानी होती है वो भी इसको प्रेशर देंगे, तो इससे इसके भार में कमी आती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। प्रश्न नंबर 14 का किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। ए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कैसे इन्होंने खोज किया था वो देख लीजिए। टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने किया। इन्होंने बताया कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वेग के रूप में बढ़ती है। दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15, टर्मिनल डापर रेडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। टर्मिनल डापलर रेडार जो है किस लिए प्रयुक्त किया जाता है वो आपको बताना है। तो ये जो है ना, ये खराब मौसमों में जहाज को उतारने में इसी जो है टर्मिनल डापलर रेडार का प्रयोग किया जाता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टर्मिनल डापलर रडार जो होता है, जिसे टर्मिनल डापलर रडार का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में किया जाता है। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो 2-4 पॉइंट और भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से गति कर चल रही है तो। जब कोई वृत्तीय गति पर, ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण शून्य रहता है, और आगे विकल्प भी होंगे। इसका वेग जो है वेग बदलता रहता है, इसका वेग एक समान रहता है। तो जब कोई पिंड एक वृत्तीय मार्ग पर पथ पर गति करता है ना, तो उसका वेग जो है एक समान रहता है। डी वाला विकल्प जो है 16 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह क्या रहा है, थ्योरी में ही देख लेते हैं। देखिए, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति
कर रहा है तो उसकी गति को वृत्ति गति कहते हैं। और यदि वह एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्ति गति कहते हैं। एक समान वृत्ति गति में त्वरण अचर, अभी ये प्रश्न कर चुके थे, त्वरण अचर रहता है, जबकि वृत्ति मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा और त्वरण की दिशा बदलती रहती है। दिशा ऐसे बदलती रहेगी ना वृत्तिकार मार्ग पर घूमेगा तो, लेकिन त्वरण जो है अचर रहेगा, ठीक है ना। और वेग भी समान रहता है, विकल्प हमारा डी वाला ही सही होगा, याद रखिए वेग एक समान रहता है होता है। प्रश्न नंबर 17, जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या है? प्रश्न नंबर 17, पहला ही विकल्प हमारा मिल गया कि वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वही जड़त्व का नियम है, प्रथम नियम है न्यूटन का, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। गैलीलियो का नियम इसको कहते हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है, अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का नाम जड़त्व, जड़ता गैलीलियो का नियम कहते हैं। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हाँ, जितना बड़ा द्रव्यमान रहेगा, मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर है तो इसका जड़त्व काफ़ी हाई होगा, अब इतना छोटा पत्थर है तो इसका जड़त्व थोड़ा छोटा होगा, मतलब इसकी पकड़ छोटी होगी, कम होगी। द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति क्षमता भी उतना ही अधिक होगा। अब इतना बड़ा पत्थर को ढके लिए, इतनी बड़ी पत्थर को ढके लिए तो कौन ढकला जाएगा? इतना वाला, इसका द्रव्यमान छोटा है, इसका द्रव्यमान बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब कि वो किसी भी बल के विरोध करेगी, उस पर कोई बल लगेगा तो गति करेगा तो उसका विरोध करेगी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन, अब देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लीजिए पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो हमारे शरीर का जो वजन होता है वो क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। तो वजन घट जाएगा डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। और जैसे घूर्णन गति घटेगी तो उसका वजन वहाँ बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विकल्प हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग ये वाला सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 का, ध्यान रखिएगा, वही पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। प्रश्न नंबर 19, प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रक्रिया होती है। न्यूटन का तृतीय नियम आपको पता होगा, रॉकेट इसी सिद्धांत पर उड़ता है। तृतीय ही नियम, बंदूक चलाना, नाव पर से कूदना, ये तृतीय नियम के मेन उदाहरण है जो आपको समझने हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जैसे न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक द्वारा गोली पर लगे बल से गोली आगे जाती है और प्रतिक्रिया बल के कारण बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। देखे होंगे न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामा ही अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जड़त्व का नियम इसको कहते हैं, प्रथम नियम को। गैलीलियो का नियम इसको कहते हैं। बल की परिभाषा जो है न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम से। और बल की माप या सूत्र कह सकते हैं वो द्वितीय नियम से प्राप्त होती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम, यदि कोई वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके बल के दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने बताया था ना डायरेक्टली, यह बराबर यम ए, यही होता है द्वितीय नियम। बल की माप इसी से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 20, न्यूटन का पहला नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। वही विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। यही बात कहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी इसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बल की परिभाषा प्रथम नियम से प्राप्त होती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गति से रिलेटेड 20 प्रश्न दिए गए थे, जो कि मैंने आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से ख़त्म कर दिया। जल्द ही अगला टॉपिक इससे बुक से रिलेटेड लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।